अगर आप हर महीने 11 महीने का किरायानामा यानी कि रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं या लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवाकर उसको रिन्यू कराते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। जेल तो आपको नहीं होगी, लेकिन एक छोटी सी कानूनी गलती आपको कोर्ट केस और किराएदारी विवाद के कई कानूनी झमेलों में उलझा सकती है। अगर आपका किराएदार 11-11 महीनों का रेंट एग्रीमेंट या लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करवाकर आपकी संपत्ति पर कई सालों से रह रहा है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके द्वारा की गई एक चूक, एक छोटी सी गलती आपको सालों साल किराएदारी कानून के अंतर्गत कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा सकती है और बहुत ज्यादा उलझा सकती है। इसलिए इस वीडियो में आज हम इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि कैसे एक किराएदार को हम लंबे समय तक अपनी संपत्ति पर काबिज रखें, कैसे सेम ही किराएदार को यानी कि एक किराएदार को कंटिन्यू रेंट एग्रीमेंट रिन्यूअल किस प्रकार करें और किस प्रकार से जब हम चाहें किराएदार को अपनी संपत्ति से हटा दें। क्या 11 महीने का जो रेंट एग्रीमेंट हम रिन्यू करवाते हैं तो वो हमारे लिए सुरक्षित है या इसके पीछे छुपा है एक कानूनी जोखिम जिसके बारे में ज्यादातर मकान मालिक नहीं जानते हैं। इस वीडियो में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बारे में कानून क्या कहता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा विषय है हर मकान मालिक के लिए जो कि अपनी संपत्ति को किराए पर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए बहुत ज्यादा जानकारी देने वाला भी है, क्योंकि मकान मालिक का एक गलत कदम हमेशा के लिए उसकी संपत्ति को विवादित बना सकता है और उसकी जीवन भर की कमाई से खरीदी गई संपत्ति को खतरे में डाल सकता है। क्योंकि 11 महीने का जो रेंट एग्रीमेंट या लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है वो हमारे देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको बार बार रिन्यूअल करवाना आपके लिए भविष्य में एक खतरे का सबब बन सकता है? और इसका जवाब जानकर आप इस वीडियो में हैरान रह जाएंगे। कहीं कहीं सोशल मीडिया पर कई लोगों को ये दावा करते हुए देखा जा सकता है कि 11 महीनों के रेंट एग्रीमेंट को रिन्यूअल करवाने पर आपको जेल भेजा जा सकता है। तो क्या सच है और इसमें क्या अफवाह है, इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में, इसके लिए कानून क्या कहता है, इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, इस बात को भी हम इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लाखों लोग हमारे देश में अपनी संपत्ति को किराए पर देने के लिए लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, जो कि 11 महीनों की अवधि के लिए बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये 11 महीनों के रेंट एग्रीमेंट को बनाने की और उसको रिन्यूअल करवाने की आदत आपको भविष्य में कई मुश्किलों में और कई पचड़ों में उलझा सकती है, कानूनी विवाद की वजह भी बन सकती है। और क्या विवाद हो सकता है, आज इस वीडियो में सारी सच्चाई आप जान लेंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जानकारी वाला, मकान मालिकों के फेवर का और बहुत कुछ सीख देने वाला वीडियो है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना आप बाद में भूल जाते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए। क्योंकि हमारे देश में रियल एस्टेट का कारोबार और किराए का कारोबार बहुत ज्यादा फैला हुआ है और लोगों को इसमें बहुत ज्यादा फायदा दिखता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क भी है और इस रिस्क से लोग रूबरू नहीं है। इस रिस्क के बारे में काफी लोगों को जानकारी नहीं है। जानकारी तब होती है जब वो बहुत बड़ी उलझनों के शिकार हो जाते हैं, और चूंकि वे इस बड़े रिस्क के बारे में नहीं जानते, इसलिए रियल एस्टेट के मार्केट को और रियल एस्टेट के किराए के जो काम धंधे हैं उनको बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं। और जब काफी लोग अपनी संपत्ति को किराए पर देते हैं और किराएदार से उनका अच्छा तालमेल हो जाने की वजह से इस बात को भी हल्के में लेते हैं और लापरवाह हो जाते हैं। सेफ्टी के लिए डॉक्यूमेंट नहीं बनाते, रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाते, ना ही लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाते हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि किराएदार से उनका अच्छा तालमेल है और किराएदार उनकी हर बात हाँ में हाँ कर रहा है, इसलिए भी कि किराएदार उनको कंटिन्यू किराया देता रहता है, उनको खुश रखता है, और इसी वजह से वे लापरवाह होकर इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करते, ज्यादा ध्यान नहीं देते। और जब अपनी संपत्ति को शुरू में वो रेंट पर देते हैं तो 11 महीनों का एक रेंट एग्रीमेंट या लिव एंड लाइसेंस बनाकर छोड़ देते हैं और उसके बाद ना तो उसको रिन्यू कराते हैं, ना ही नया एग्रीमेंट बनाते हैं, और एक लापरवाह सी स्थिति में, शून्य सी स्थिति में आकर वो बैठ जाते हैं। और कई लोग ऐसी बड़ी भयंकर गलती करते हैं कि 11 महीनों का रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं और उसके खत्म होने के बाद उसी रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू खुद कर लेते हैं और उसी रेंट एग्रीमेंट में अगले 11 महीनों का टाइमिंग उस किराएदार को देकर उसको कंटिन्यू कर देते हैं। और ये गलती आपके लिए बहुत बड़ी विनाशक और बहुत बड़ी घातक हो सकती है उस कंडीशन में जब 11 महीनों के सेम रेंट एग्रीमेंट को आप अलग 11 महीनों की टर्म्स को बढ़ाकर 22 महीने का कर देते हैं। स्थिति खराब तब होती है जब आपका किराएदार से कोई विवाद होता है, मामला कोर्ट में चला जाता है। और विवादित क्या होता है, इसके लिए कानून क्या कहता है, पहले उस बात को समझ लीजिए। इसके लिए भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 यानी कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इसमें इसकी सेक्शन 17(1)(d) को अगर आप चेक करेंगे तो इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि अगर किसी भी रेंट एग्रीमेंट को आप 11 महीनों के लिए बनाते हैं और अगर उसको आप कंटिन्यू रखते हैं, यानी
यानी कि उसकी टर्म्स को 11 महीनों के लिए और बढ़ा देते हैं। तो चूंकि वो 22 महीने का हो गया और इस कानून में ये लिखा हुआ है कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीनों से अधिक होते ही आपको उसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर उसका पंजीकरण करवा के स्टाम्प ड्यूटी पे करना जरूरी होता है। तो चूंकि आपने उसे रेंट एग्रीमेंट की अवधि को 11 महीने और बढ़ाकर 22 महीने के लिए कर लिया है, तो इस रेंट एग्रीमेंट को आपको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी था। और अगर आपने इसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो फिर इस एग्रीमेंट की कोई मान्यता नहीं है। अब अगर आप कोर्ट जाते हैं, मामला विवादित होता है, तो कोर्ट आपको क्या कहेगा? कोर्ट ये कहेगा कि ये आपका रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, इस पर आपने स्टाम्प ड्यूटी नहीं चुकाई है, तो ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। अब वैलिड बनाने के लिए कोर्ट आपसे उस पर स्टाम्प ड्यूटी वसूल सकता है। स्टाम्प ड्यूटी पर आपको पेनल्टी लगा सकता है, आप पर जुर्माना भी लगा सकता है। इसके अलावा एक विपरीत स्थिति आपके सामने ये हो सकती है कि 11 महीनों के रेंट एग्रीमेंट को कंटिन्यू आप अगर रिन्यूअल कर देते हैं तो इसमें किराएदार का जो पावर है वो बढ़ता जाता है, उसके राइट्स, उसके अधिकार बढ़ते जाते हैं और ऐसी स्थिति में किराएदार मकान मालिक पर हावी होने लगता है। और इसके साथ साथ उसकी अवधि आपने बढ़ा दी है, उसको समय ज्यादा दे दिया है, तो इसके साथ साथ उसके जो अधिकार हैं और उसकी जो कानूनी स्थिति है वो भी मजबूत होती जाती है। और ये बात मकान मालिक के लिए घातक है, नुकसानदायक है। कई मकान मालिक ऐसे देखे गए हैं जो आलसी होते हैं, लापरवाह होते हैं, उनको उनका किराएदार सही समय पर किराया दे रहा है, उनका जो वास्तविक रिलेशन है, बोलीचाली है, वो एकदम अच्छी है, किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वो किसी भी तरह का रेंट एग्रीमेंट बनाना ही नहीं चाहते। गलती से शुरू में अगर उन्होंने एक रेंट एग्रीमेंट बनवा भी लिया है तो भविष्य में उसको रिन्यूअल करवाना ही नहीं चाहते। ऐसे हमारे पास कई मैटर आते हैं जिसमें संपत्ति को किराए पर दिए हुए 10 साल, 20 साल, 25 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका शुरू में एक रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है और उसके बाद उस रेंट एग्रीमेंट को कभी रिन्यूअल उन्होंने करवाया ही नहीं। और कई लोग जो मकान मालिक हैं ये सोचकर समय को निकालते रहते हैं कि अगले साल बनवा लेंगे, कभी किराएदार टाल मटोल कर देता है, कभी उनको आलस आ जाता है और इस प्रकार से वो बिना रेंट एग्रीमेंट अपनी संपत्ति को किराए पर दिए रखते हैं। तो ये बात उनके लिए कितनी नुकसानदायक है और कितनी फायदेमंद है, अब आप आगे जान जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि मकान मालिक के लिए फेवर के हैं और उन पॉइंट्स को सभी मकान मालिकों को अपने किराएदारों पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उन पर लागू करना चाहिए। और इसके लिए जो पहला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि किसी भी किराएदार को अगर आपने एक रेंट एग्रीमेंट 11 महीनों के लिए बनाकर दिया है या उससे बनवा कर लिया है तो उस रेंट एग्रीमेंट को कंटिन्यू नहीं करें, उसी एग्रीमेंट को, उसकी टर्म को नहीं बढ़ाएं। जैसे ही 11 महीनों का रेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाए, उसकी टर्म्स और अवधि खत्म हो जाए, तो ऐसे किसी भी रेंट एग्रीमेंट को आपको डेड मान लेना चाहिए, खत्म मान लेना चाहिए। और वापस से अगर उसी किराएदार के लिए आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़े तो फिर एक नया एग्रीमेंट बनवाना चाहिए, उसी एग्रीमेंट को आपको कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। इसके लिए आप अगर पहले रेंट एग्रीमेंट आपने बनाया है, 11 महीनों की टर्म खत्म हो चुकी है, तो नया आप रेंट एग्रीमेंट की जगह लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। इसमें मकान मालिक के फेवर को और बहुत ज्यादा ताकत दी गई है। इसके बाद जो भी आप रेंट एग्रीमेंट बनाएं या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाएं, नया एग्रीमेंट बनाएं, तो उसमें जो पहले के रेंट एग्रीमेंट में आपने कंडीशंस और शर्तों को जोड़ा था, तो आपको कुछ एक नई शर्तों को इसमें ऐड कर देना चाहिए। इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, वो ये है कि पहले आपने 11 महीनों का रेंट एग्रीमेंट जिस व्यक्ति के नाम से बनवाया था, भले ही आप उसको या उसके परिवार को वापस कंटिन्यू अपनी संपत्ति पर किराएदार की हैसियत से रख रहे हैं, तो अब रेंट एग्रीमेंट जब नया 11 महीनों का फिर बना रहे हैं तो आपको उसके नाम से रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसकी पत्नी के नाम से, उसके घर के किसी अन्य सदस्य के नाम से, उसके भाई के नाम से या उनके पुत्र और पुत्रियों के नाम से आपको नया रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। इसमें कहने का साफ साफ मतलब ये है कि आपको किराएदार पार्टी को चेंज कर देना चाहिए, पार्टी को कंटिन्यू आपको नहीं रखना चाहिए। और ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, ये कानूनी रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मकान मालिक के फेवर का पॉइंट है, जो आपके लिए भविष्य में ये तय करेगा, ये शो करेगा कि आपका किराएदार अब 11 महीनों से आपकी संपत्ति पर काबिज है, पूर्व में वह उस संपत्ति पर उस 11 महीनों के लिए काबिज ही नहीं था। यानी कि आपने इसमें सीधे सीधे किराएदार को बदल दिया है, पूर्व का किराएदार अब आपका किराएदार नहीं रहा और उस किराएदार से आपका किराएदारी से संबंधित किसी भी तरह का कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और आपने अपनी संपत्ति को एक नए व्यक्ति को नए सिरे से 11 महीनों के लिए नई अवधि से, नई टर्म से किराए पर दिया है। इसके बाद बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट यह है कि जब भी नया आप रेंट एग्रीमेंट बनाए, नए किराएदार को आप अपनी संपत्ति पर काबिज करें, तो रेंट एग्रीमेंट में जो किराए की वैल्यू है या जो कंपनसेशन अमाउंट है, उस अमाउंट को जो पूर्व में आपने रखा था वो कंटिन्यू यथावत नहीं रखें,
आप इसको बढ़ाकर इसमें लिखवाएं। भले ही आपका किराएदार किराया बढ़ाने के लिए राजी नहीं है, आपकी आपसी सहमति है, लेकिन रेंट एग्रीमेंट या लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जो आप नया बना रहे हैं उसमें रेंट को भले ही आपको 100 रुपए बढ़ाना पड़े, 50 रुपए बढ़ाना पड़े, 500 रुपए बढ़ाना पड़े, लेकिन बढ़ाकर उसमें जरूर लिखें। कहने का यह मतलब है कि सेम रेंट एग्रीमेंट पे नए किराएदार को आपको संपत्ति किराए पर नहीं देनी है। इसके बाद पॉइंट है वो ये है कि जब आप किराए पर संपत्ति देते हैं तो डिपॉजिट मनी एडवांस के तौर पर जो लेते हैं, तो जो पूर्व में आपने डिपॉजिट मनी ले रखी है वो सेम डिपॉजिट मनी आप सेम अमाउंट उसमें शो नहीं करें, उसको भी आप बढ़ाकर उसमें लिखें। इसमें सीधा सीधा कहने का यह मतलब है कि जो आप किराया ले रहे हैं उसको और जो डिपॉजिट मनी एडवांस के तौर पर ले रहे हैं उसको पूर्व की भांति आपको नहीं रखना है, उसको आपको नए एग्रीमेंट में बढ़ाकर लिखना है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने किसी भी संपत्ति को पूर्व में 5,000 किराए पर दे रखा था, तो जब नया एग्रीमेंट 11 महीनों के लिए आप निष्पादित करें या लीव एंड लाइसेंस बनाएं तो 5,000 की जगह आपको 5,500 या 6,000 या 6,200 रुपए आपको किराया रखना है। उसी तरह अगर एडवांस के तौर पर आपने मान लीजिए 5,000 का 2 महीने का रेंट एडवांस में लिया था, यानी 10,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था, तो अब उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को आप 12,000 कर सकते हैं, 13,000 कर सकते हैं, उसको पूर्व की भांति थोड़ा बढ़ाकर लिख सकते हैं। अब जो पॉइंट मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे ये बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस वीडियो के एंड की तरफ बढ़ेंगे तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जाएंगे, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अधूरा छोड़ दिया तो आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा, पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो अगला पॉइंट यह है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने लिया था, तो नया एग्रीमेंट भले ही आप उसी फैमिली के नाम से, उसी के परिवार के नाम से बना रहे हैं, लेकिन अलग व्यक्ति के नाम से बना रहे हैं, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने पूर्व के किराएदार से एडवांस के तौर पर लिया था, तो उस अमाउंट को आपको उसको रिफंड कर देना चाहिए, उससे रिसिप्ट ले लेनी चाहिए कि उसने आपसे उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को प्राप्त कर लिया है। और भले ही उसी अमाउंट को आप उस नए किराएदार से, उसी फैमिली से वापस ले सकते हैं, तो नए एग्रीमेंट में आपको नई तारीख से, नई दिनांक से, जब से वो रेंट एग्रीमेंट लागू हुआ है, आपको वापस से उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके बाद का जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जब नया रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाएं, तो जो पुराने रेंट एग्रीमेंट में आपने शर्तों को लिखा था, तो आपको नए एग्रीमेंट में कुछ नई शर्तों को ऐड कर देना चाहिए, कुछ पुरानी शर्तों को हटा देना चाहिए, और कुछ कंडीशंस को आप यथावत जैसे पहले थी वैसे रख सकते हैं। यानी कि आपको उस रेंट एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में अपनी कुछ कंडीशन को चेंज कर देना है। इसका सीधा सीधा कारण यह है कि आपको नया एग्रीमेंट जो बना रहे हैं और जो पुराना एग्रीमेंट आपका बना हुआ था उसमें कोई भी तालमेल आपको शो नहीं रखना है। आपको ये दिखाना है कि आपने अब जो रेंट एग्रीमेंट नया बनाया है वो बिल्कुल नए आदमी के साथ, नए किराए के साथ, नई सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ और नई कंडीशन और शर्तों के साथ बनाया है। अगला पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जब भी आप नया एग्रीमेंट बनाएं, नई शर्तों के साथ बनाएं, नए किराए के साथ बनाएं, तो जो पुराना आपने किराएदार रखा था, जिसके नाम से आपका पुराना रेंट एग्रीमेंट बना हुआ था, उस किराएदार से उसके नाम से उस संपत्ति का कब्जा सुपुर्द करने का, यानी कि उसने आपको वापस से कब्जा सुपुर्द कर दिया है, इस बात का एक एफिडेविट, एक शपथ पत्र बनवा लीजिए। इसका फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वो हमारे पास मिल जाएगा। इसके साथ साथ रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट भी आप बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नॉमिनल शुल्क पर हमारे यहाँ से विशेषज्ञों की टीम आपको बनाकर भेज देगी। तो इस शपथ पत्र, इस एफिडेविट से भविष्य में यह साबित हो जाएगा कि उस व्यक्ति ने आपको अपनी संपत्ति का पोजीशन सौंप दिया था और उसका कब्जा और अधिकार और पोजीशन वापस आपने उस दिनांक को प्राप्त कर लिया था। तो ये जो शपथ पत्र आप बनाएंगे ये भविष्य में विवाद होने की स्थिति में एक एविडेंस रहेगा, एक सबूत रहेगा आपके फेवर का, और इसमें आपको 2 गवाहों की गवाही भी जरूर करवा लेनी चाहिए जो ये तस्दीक करें कि आपको उस व्यक्ति ने, जो आपका किराएदार था, उस संपत्ति का कब्जा सुपुर्द कर दिया था। इसमें भले ही किराएदार आपकी संपत्ति पर फिजिकली रूप से काबिज है, उसने आपकी संपत्ति को खाली नहीं किया है, लेकिन चूंकि आपने किराएदार बदला है तो उससे आपको पोजीशन प्राप्त करना, लिखित में प्राप्त करना जरूरी है। ये इस बात का सबूत होगा कि पुरानी जो लीगल टेंडेंसी थी, जो आपकी किराएदारी थी, वो खत्म हो चुकी है और वो चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो चुका है। पुराने किराएदार को आपने वहां से संपत्ति से हटा दिया है, उस किराएदारी को टर्मिनेट कर दिया है और उसके बाद आपने नए किराएदार को उस संपत्ति पर काबिज कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जो नया पॉइंट और नया मकान मालिक के फेवर का पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा तो वो ये है कि जब भी आप नए किराएदार को एक नया एग्रीमेंट बनाकर उस संपत्ति
को किराए पर दें। भले ही आपने सेम व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर किराएदार की हैसियत से काबिज रखा है, पुराना एग्रीमेंट आपने खत्म कर दिया, नया एग्रीमेंट आपने बना लिया है, तो ये जो नया एग्रीमेंट आप बनाएंगे तो पुराना एग्रीमेंट खत्म होते ही, यानी उसकी जो टर्म्स जिस दिनांक को खत्म हुई है उसी दिनांक को नया एग्रीमेंट आप नहीं बनवाएं। इन दोनों एग्रीमेंट में आप कुछ डिस्टेंस रखें, कुछ गैप रखें। इसको आप एक उदाहरण से अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि मान लीजिए 31 मार्च 2026 को आपका पुराना रेंट एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, तो नया एग्रीमेंट अगर आप कंटिन्यू रखना चाहेंगे तो 1 अप्रैल 2026 से आप उसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन आपको 1 अप्रैल 2026 से नया एग्रीमेंट नहीं बनाना है। अप्रैल को आपको खत्म यानी कि पूरा निकाल देना है। मई महीने की किसी भी तारीख से आप नया एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, यानी कि आपको महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने का उसमें डिस्टेंस शो कर देना है। और जो आप में बीच में गैप शो करेंगे, यानी कि जिस दरमियान आप किराएदारी शो नहीं करेंगे, तो लीगल रूप से, कानूनी रूप से उस टाइमिंग में आपकी कोई भी किराएदारी शो नहीं होगी। अब आपके सामने एक दिक्कत आएगी कि आप उस संपत्ति का किराया चूंकि किराएदार से कंटिन्यू ले रहे हैं, तो जो किराएदारी हमें 2 या 3 महीने की शो नहीं करनी है, तो उसका किराया हम किस प्रकार ले सकते हैं, चूंकि पहले आप अपने अकाउंट में उस किराए को लेते आए। तो इस अमाउंट को आप कैश ले सकते हैं, अपने किसी रिश्तेदार के अकाउंट में ले सकते हैं, या किसी भी अन्य तरीके से ले सकते हैं जिसमें कानूनन उस किराए को शो नहीं किया जाए। ये जो टॉपिक बताया है, ये किराएदार और मकान मालिक के बीच जो एक रिलेशन है, जो एक किराएदारी है, उसको ब्रेक करता है, उसको तोड़ता है। और यही पॉइंट आपके किराएदार को आपकी संपत्ति पर लंबे समय तक काबिज रहने से भी रोकेगा। और अगर ऐसी कंडीशन बन जाए, ऐसी स्थिति बन जाए कि आपका किराएदार से विवाद हो जाए, मामला कोर्ट में चला जाए और किराएदार ये साबित करने की कोशिश करे कि वह लंबे समय तक, इतने टाइम से आपकी संपत्ति पर काबिज है, तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, आपके किराएदार को उस संपत्ति पर लंबे समय तक रहने से जो काबिज रहना का वो शो करेगा, उस बात को खत्म करता है। इसलिए ये पॉइंट मकान मालिक के बहुत ज्यादा फेवर का पॉइंट है। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर मकान मालिक को अपनी संपत्ति को किराए पर देने से पहले इस पॉइंट को जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लागू करना चाहिए। और वो पॉइंट है कि जब भी आप किसी किराएदार को अपनी संपत्ति पर रखें, भले ही रेंट एग्रीमेंट बनाया है, भले ही आपने लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत अपने किराएदार को अपनी संपत्ति पर रखा है, तो उस व्यक्ति का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। कानूनी रूप से भी ये अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए अपने किराएदार को आपको पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवा देना चाहिए। और इसके लिए आपको किसी भी पुलिस थाने में, पुलिस चौकी में धक्के खाने की या चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको ऑनलाइन तरीके से भी किसी भी CSC सेंटर, किसी भी साइबर कैफे में जाकर अपने घर बैठे मोबाइल से, अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से भी इसको आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने किराएदार का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी उम्र, उसका पुराना एड्रेस, वह काम क्या करता है, ये सारी जो डिटेल्स होती हैं, उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी ले जाकर आपको इसका पुलिस वेरिफिकेशन, आपने जो एग्रीमेंट बनाया है उसकी कॉपी लगाकर करवा सकते हैं। दोस्तों, इस पॉइंट को किसी भी मकान मालिक को हल्के में नहीं लेना चाहिए और अपनी संपत्ति का किराए पर देने के बाद वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करवाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत बड़ा एविडेंस रहेगा कि आपने इस किराएदार को इस दिन, इस दिनांक को, इस टर्म के साथ अपनी संपत्ति पर काबिज किया था। और इस पॉइंट की वजह से, पुलिस वेरिफिकेशन की वजह से आपके पास ये प्रूफ भी हो जाएगा कि आपने इस संपत्ति को इस दिनांक को किराए पर दिया था और पुराना जो आपका रिकॉर्ड था जो उस किराएदार से था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और नई दिनांक से पुलिस वेरिफिकेशन होने की वजह से आपके किराएदार से आपका जो पुराना रिलेशन था वो ब्रेक हो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नए टॉपिक, नए कंटेंट और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।